मतलब chemicals. We have learned so far chemical naming. Now it is the turn of common namings. Common naming. ठीक है. कॉमन नेमिंग ऑफ कंपाउंड आपको डायरेक्टली लर्न करने हैं, इसका कोई रास्ता नहीं है दूसरा. मतलब ये नेम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट मैं बोलता हूँ CaCO3, इसको कहा जाता है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन केमिकल नेम इसका अच्छे से पता है हमें, कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट बट द कॉमन नेम इज लाइमस्टोन. CaO मैं इसका केमिकल नेम भी लिख देता हूँ. यहाँ पे मैं इसका कॉमन नेम और यहाँ इसका केमिकल नेम लिख रहा हूँ. केमिकल नेम, केमिकल नेम इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. CaO वी कॉल्ड एज क्विक लाइम. क्विक लाइम. और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्साइड. इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं. थर्ड इज Excuse me, sir. CaOH whole twice. Excuse me, sir. CaOH. Fourth is Good afternoon, sir. good afternoon. NH3. NH3 को बोलते हैं हम लोग अमोनिया. That is we called as ammonia. And the chemical name is, what is the chemical name? C. N3 positive H negative. तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हाइड्राइड. हाइड्राइड. H negative is always termed as hydride. You can see here NH3 था तो NH3 को 3 यहाँ चला गया, 1 यहाँ चला गया, तो ये N3 पॉजिटिव हो गया और H नेगेटिव हो गया. तो N3 पॉजिटिव को तो नाइट्रोजन कहते हैं हम लोग और H नेगेटिव को हम लोग हाइड्राइड कहते हैं. याद करो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो और हाइड्राइड था उसके. यस सर. राइट. सिक्स्थ आता है आपके पास CuSO4.5H2O. इसको कहा जाता है ब्लू वाइट्रॉल. ब्लू वाइट्रॉल ये फिटकरी होती है. ठीक है. और इसका केमिकल नेम होता है कॉपर सल्फेट. कॉपर सेकंड सल्फेट पेंटाहाइड्रेट. पेंटाहाइड्रेट. ये जो हाइड्रा वर्ड होता है ना बेटा, हाइड्रा का मतलब होता है पानी. ठीक है. तो कितने पानी के मॉलिक्यूल्स हैं? 5 है. तो इसलिए इसको बोल देंगे पेंटा. 5 के लिए पेंटा. आगे बता दूंगा आपको. देन यू हैव CaSO4.5H2O. इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस. वी कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको आप POP बोलते हो. ठीक है. प्लास्टर ऑफ पेरिस. केमिकल नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट. और हाफ को बोलते हैं सल्फेट आएगा सर. कैल्शियम सल्फेट. हाइड्रेट. हाइड्रेट. वेरी गुड. हाइड्रेट. ऑलराइट. देन सेवेंथ यू हैव CaSO4.2H2O. इसको बोलते हैं जिप्सम. वी कॉल्ड एज जिप्सम. और इसे बोला जाता है कैल्शियम सल्फेट. दो को क्या बोलेंगे? पेंटा. डाई. दो को डाई बोलते हैं बेटा. डाइहाइड्रेट. ठीक है. नाउ 8th आ जाता है वॉशिंग सोडा. मींस Na2CO3.10H2O. इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा. वॉशिंग सोडा, सॉरी वॉशिंग पाउडर. वॉशिंग पाउडर होता है. इसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट. 10 को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट. सर ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर सर नेगेटिव लगता है, इस वजह से आता है सर हाइड्रेट. नहीं बेटा, हाइड्रेट का मतलब है H2O. ठीक है. कुछ एब्रीविएशन यूज करते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, डोंट वरी. देन Na2CO3 इसको बोलते हैं कॉमनली, कॉमन नेम इसका होता है सोडा ऐश. सोडा ऐश. सोडियम कार्बोनेट. दैट इज सोडियम कार्बोनेट. सोडियम कार्बोनेट. 10th होता है आपका CaOCl2, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर. वी कॉल्ड एज ब्लीचिंग पाउडर. और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम क्लोराइड. ऑलराइट.
एटलीस्ट ये 10 तो याद रखिए, ठीक है। और बाकी जो आएंगे हम देखेंगे 10th में, अभी इतना काफी होगा। नाउ सी, ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ एब्रीविएशंस होते हैं जो सर एक बार वापस करना, स्क्रीनशॉट लेना है सर। कुछ एब्रीविएशंस होंगे जो आपको लर्न करना है। ऑलराइट बेटा, आई विल रिकॉर्ड दिस लेक्चर, डोंट वरी, आई विल गिव इट टू यू। ओके, क्लास को कंटिन्यू होने दो, डोंट वरी। फर्स्ट आ जाता है आपका, जैसे कहीं पे लिखा है हाइड्रा, तो हाइड्रा का मतलब होता है वाटर। अगर कहीं पे लिखा है कार्ब ऑक्सी, तो इसका मतलब होता है CO2। अगर कहीं पे लिखा है फोटो, तो इसका मतलब होता है सनलाइट, वी कॉल्ड एज सनलाइट, ठीक है। अगर कहीं पे आ रहा है इलेक्ट्रो, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। अगर कहीं पर लिखा है हाइड्रो, तो इसका मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है। अगर कहीं सफिक्स है लाइसिस, तो इसका मतलब है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, जैसे कि फोटोलाइसिस, ठीक है, सनलाइट के प्रिंस में किसी चीज का टूटना। अगर कहीं सफिक्स आ रहा है जेनेसिस या फिर शन या फिर नेशन, तो इसका मतलब होता है एडिशन या फिर प्रोसेस, वी कॉल्ड एज एडिशन या फिर प्रोसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समझो कहीं पे लिखा है हाइड्रेशन, तो हाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया। अच्छा, एक और चीज याद कर लो, अगर कहीं पे लिखा है डी, तो इसका मतलब होता है रिमूवल। अब जरा देखो, हाइड्रेशन हुआ तो हाइड्रा जो होता है आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रा का मतलब H2O, शन का मतलब एडिशन, तो एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रोसेस इन विच एडिशन ऑफ वाटर टेक प्लेस। अगर अब लिख दिया जाए डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो मतलब क्या हो गया, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ हाइड्रा मतलब वाटर, द प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ वाटर टेक प्लेस। अगर कहीं पे लिख दिया कार्ब ऑक्सीलेशन, तो क्या मतलब होगा बेटा, देखो शन आ गया, एडिशन ऑफ CO2। CO2। अगर डी कार्बोक्सिलेशन आ गया तो रिमूवल ऑफ CO2 इज रिमूव। Remove. इट्स अराउंड 1688 के आसपास की बात है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे डल्टन, उन्होंने फर्स्ट टाइम एटॉमिक मासेस का कंसेप्ट दिया। लेकिन उससे भी पहले एक चीज बताता हूँ कि मान लीजिए एक साइंटिस्ट थे, वो क्लास ले रहे थे, और क्लास में ये बात उस टाइम की है जिस वक्त मेजरमेंट टेक्निक्स नहीं थे। ध्यान से समझना स्टोरी को, ठीक है। तो किसी बच्चे ने गलत आंसर दिया, तो टीचर ने कहा उसको मारने के लिए, तो टीचर बोलता है उसको कि जाओ बाहर से एक स्टिक ले आओ। अब बच्चा हो गया कंफ्यूज, बच्चा क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया। कैसे कंफ्यूज हो गया, उसको नहीं पता कि मेजरमेंट क्या होता है, कितनी बड़ी लाऊं। तो टीचर ने हाथ करके बोला मेरे हाथ जितनी ले आओ। तो वो बाहर गया, एक रॉड लेके आया, और उस रॉड से पहले तो टीचर ने उसको मारा, और उसके बाद टीचर के दिमाग में आया कि हमारे पास कोई मेजरमेंट टेक्निक नहीं है। तो वो जो रॉड थी ना बेटा, वो रॉड ये थी, और उस बच्चे का नाम जो था ना वो मीटर था। तो उस बच्चे के नाम से इस रॉड को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये आज भी ब्रिटेन के म्यूजियम में प्रिजर्व्ड है। मतलब हम इस 1 मीटर को इसके थ्रू रिलेट करते हैं, इस चीज के थ्रू रिलेट करते हैं जो रॉड रखी गई है। अब उसके 100 पार्टीशन किए गए, तो एक पार्टीशन कहलाया गया दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो ये स्टैंडर्ड हुआ, मतलब इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया। समझ में आई बात? तो इसको हमने स्टैंडर्ड मान लिया, और इसी के बिहाफ बाकी चीजों को मेजर किया। गॉट इट? उसी तरह से एक बीकर लिया गया, और उस बीकर के अंदर पानी भर दिया गया। जितना पानी इसमें आया फर्स्ट टाइम, ठीक है, वो पानी कहलाया गया 1 लीटर। इन द सेम मैनर वी टेक अनदर बीकर, और इसमें मिट्टी भर दी गई, और इस मिट्टी जितनी इसमें आई उसको नाम दिया गया 1 kg। तो ये सारी चीजें जो हो गई, दीज आर द स्टैंडर्ड थिंग। इसे हमने क्या कहा, स्टैंडर्ड थिंग्स। ये स्टैंडर्ड मान लीजिए, और इन्हीं के बिहाफ पे आपकी लेंथ की, वॉल्यूम की और मास की जो मेजरमेंट्स हैं वो बनाई गई। ठीक है, मतलब आप रिलेटिवनेस पे बात कर रहे हो, आप किसी के साथ रिलेट करके बात कर रहे हो। भाई सीधी सी बात है, तुम मार्केट में जाते हो और वहां पे तराजू रखा है, ठीक है, यहाँ पे रखते हो आप 1 kg। अब तुम बोलते हो मुझे 1 kg चीनी चाहिए, तो बेटा तुम ऐसा तो हो नहीं सकता है ना कि जो 1 kg चीनी है तुम इस 1 kg के अकॉर्डिंग जितना यहाँ पे अमाउंट आएगा वही तो 1 kg मानोगे। मतलब आपने जो शुगर ली वो इसके अकॉर्डिंग ली, मतलब इसको स्टैंडर्ड मान लिया और फिर बात की। गॉट इट? बट होता क्या है इन केमिस्ट्री,
we are dealing with such a small particle which are invisible to our naked eyes. ठीक है, ये चीज फिजिक्स में लागू हो सकती है बट केमिस्ट्री में नहीं हो सकती. क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि केमिस्ट्री के अंदर हम बहुत ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर बात करते हैं जो कि मेजरमेंट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर स्टैंडर्ड तरीका दूसरा माना गया. ठीक है, अब एक और चीज समझो, जैसे कि आपका मास मैंने कहा 40 kg. सपोज दैट एक स्टूडेंट का मास है 40 kg. तो ये 40 kg क्या इंडिकेट कर रहा है? कि 40 kg इंडिकेट कर रहा है कि इट इज 40 टाइम्स मोर heavier than the mass of the standard. और स्टैंडर्ड क्या माना था हमने? 1 kg. 1 इसको kg. माना था, मतलब इसके रिस्पेक्ट में आप 40 गुना ज्यादा भारी हो, ये बता रहा है 40 kg. अगर किसी का मास 51 kg है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने स्टैंडर्ड माना था 1 kg, जो बीकर में मिट्टी आई थी उसके रिस्पेक्ट में आप 51 टाइम्स ज्यादा हेवियर हो. गॉट इट? नाउ सी, ये सारी चीजें जो मेजरमेंट हुई, तो इसका मतलब ये क्या था कि ये चीज हम अप्लाई कर पाते हैं इन द मैथ्स एंड द फिजिक्स, बट नॉट इन केमिस्ट्री, बिकॉज इन केमिस्ट्री वी आर डीलिंग विद सच अ स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय दीस थ्री मेजरमेंट टेक्निक्स. सो वी नीड to describe a new standard criteria which was taken as carbon 12. अब carbon 12 को एक स्टैंडर्ड माना गया. it was first taken by Dalton. ये डल्टन ने सबसे पहली बार स्टैंडर्ड लेके काम किया गया. ठीक है, मान लीजिए ये कार्बन 12 है, दिस इज कार्बन 12. ठीक है, इसके पीछे भी स्टोरी है, मैं आपको किसी सुनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है कि कार्बन 12 को क्यों लिया. पहले हमने हाइड्रोजन को लिया था, फिर हमने ऑक्सीजन को लिया था, एंड फाइनली जो रिजल्ट आया उसके थ्रू हम लोग कार्बन को मानते हैं. ठीक है, तो ये मानना कि स्टैंडर्ड जो मानते हो कार्बन 12 आइसोटोप को मानते हैं. भाई कार्बन के भी अलग अलग आइसोटोप्स हो सकते हैं, कार्बन 14 हो सकता है, कार्बन 13 हो सकता है, कार्बन 12 हो सकता है, तो हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मानेंगे, ये बात मान के चलो ना. तो ये मान लीजिए कि दिस इज कार्बन 12, और इस कार्बन 12 के अलग अलग हिस्से किए गए. कितने हिस्से किए गए? 12 हिस्से किए गए. तो एक जो हिस्सा था वो क्या कहलाएगा? 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12. कार्बन 12 को ऐसे लिख लूं मैं. ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बेटा ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मास. तो दिस इज कार्बन 12, ये है कार्बन 12. इसका मतलब इसका जो मास है वो कितना है? 12 है. तो अगर मैं इसका एक हिस्सा, इसको 12 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, तो एक हिस्सा क्या कहलाया जाएगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12 मास. क्या ये क्लियर है? यस, टेल मी, इज इट क्लियर? क्लियर. सो जो स्टैंडर्ड माना गया, क्लियर. ठीक है, स्टैंडर्ड जो माना गया था दैट वाज 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास. अब कार्बन 12 चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है कि कार्बन 12 आइसोटोप की बात की जा रही है जिसका मास 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है. ठीक है, और इसी को बाद में जाके कहा गया 1 AMU. नाउ व्हाट इज 1 AMU? डिफाइन करने का आता है बेटा. व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is, yes, Atomic mass unit. 1 AMU क्या होगा? बताओ, what is 1 AMU? इसका पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट. वी कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट. इसका एक और नाम होता है, वी कॉल्ड एज डल्टन यूनिट. डल्टन यूनिट, क्योंकि डल्टन ने फर्स्ट टाइम दिया था इसलिए इसको डल्टन यूनिट भी कह देते हैं. या फिर इसको एक और बात बोलते हैं हम लोग, यूनिफाइड मास. 3 नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो 1 AMU को हम लोग कई बार 1 म्यू से भी शो कर देते हैं. इट्स प्रोनाउंस एज म्यू, MEU, म्यू. ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज द डेफिनेशन? 1 AMU is 1/12 part of carbon 12 mass. ठीक है. सेकेंड थिंग, ऑन कैलकुलेशंस, बाद में जब एक्सपेरिमेंटेशन हुए, कैलकुलेशंस हुए, तो इसका मास एग्जैक्टली निकल के सामने आया. दैट वाज 1 AMU is equal to 1.66 into 10 की पावर -27 kg. You can assume that कितना ज्यादा छोटा मास है, 10 की पावर -27, और अगर इसको ग्राम्स में करूं तो 1.66 into 10 की पावर -24
ग्राम्स। क्या ये बात समझ में आई? डेफिनेटली क्वेश्चन आता है बेटा इससे कि व्हाट इज 1 सर आ गए AMU। सर, एक क्वेश्चन बता दो। नाउ सो हमने इसे माना स्टैंडर्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर 1 AMU क्या 1 ग्राम के बराबर है? Yes, 1 sir. AMU क्या 1 ग्राम के बराबर है? No, sir. नो। 1 ग्राम इज एक्चुअली 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। इस बात को ध्यान में रखना। 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम। ऑलराइट, सो अब बात आती है एटॉमिक मास की। व्हाट इज एटॉमिक मास? एक सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो ये एटम्स का मास होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का होता है 12 AMU, 12, ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14 AMU। सोडियम का कितना होता है? 23 AMU, 23, ठीक है। दैट इज सोडियम इज 23 AMU, सोडियम इज 23 AMU एंड सो ऑन। इवन कैल्शियम का कितना होता है? 40 AMU एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेटा इसका मतलब क्या है? हम इसको एटॉमिक मास कह रहे हैं। जैसे मैंने बोला था ना, आपका जो मास है 40 kg, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? तो एटॉमिक में जैसे मैं इसकी बात करूं या 14 AMU की या 12 AMU की बात करूं, तो ये 14 AMU नाइट्रोजन का मास है। इसका मतलब है कि ये 1 AMU से 14 टाइम्स मोर हैवियर है। इट इज 14 टाइम्स मोर हैवियर देन द मास ऑफ द 1 AMU. 1 AMU। क्योंकि 1 AMU को स्टैंडर्ड माना था ना आपने। 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 को 1 AMU कहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 23 AMU। 23 AMU का मतलब हुआ कि 23 टाइम्स 23 Times times more heavier than the than more mass of heavier 1 than AMU. mass of 1 AMU. देन द मास ऑफ, मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 Carbon 12, एटम। तो बात सही है? Yes, sir. तो मास आएगा तो बेटा हमने ये 12 कहा था, मास। भाई ये दोनों चीज तो सेम ही है ना। अब Yes, 40 sir. AMU का मतलब क्या है? 40 40 times more 40 heavier. times more heavier than mass of than mass of 1 by 1 by 12 part 12 of parts atom. of Then carbon 12 atom. द मास ऑफ, चाहे तो तुम 1 AMU बोलो, चाहे तो तुम 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 बोलो, या फिर मोर हैवियर देन मास ऑफ AMU की जगह पे बोल दो मोर हैवियर देन द 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम बोलो। क्या ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये सर सारी आ sir. गई। सेम ही तो है। 1 AMU का मतलब वो होता है, 1 AMU का मतलब होता है 1.6 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो बेटा कार्बन का मास 12 AMU, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि इट इज 12 टाइम्स मोर हैवियर देन द मास ऑफ, कितना बोलूं? 1 AMU. Sir, 1 1 AMU. AMU बोल दो, लेकिन प्रैक्टिस करो बेटा 1 AMU को बार बार बोलने की, ये या फिर ये। इससे क्या होगा? लर्न हो जाएगा, आपको वैल्यूज याद हो Okay, sir. Okay, ऑल्दो sir. 1 AMU लिख दोगे गलत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि 1 AMU को ही जो मैंने अंडरलाइन किया वो सारे के सारे 1 AMU तो है। तो इसका मतलब Okay, sir. एटॉमिक मास जो होता है वो जैसे एक नंबर है, एक क्वांटिटी है जो हमें ये बताती है कि 1 AMU से कितना कोई भी चीज भारी है या हल्का है। तो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? डेफिनेशन हो जाएगी दैट इज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर, ये क्या है? एक नंबर है which indicate किसके बारे में? how many times the mass of one atom is heavier than the 1/12 part of carbon 12 mass, or 1 AMU, or 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 ग्राम्स। बड़े ध्यान से देखो डेफिनेशन, क्या कोई डाउट है तो बताइए बेटा।
एटॉमिक मास No, sir, no किसी भी doubt. एलिमेंट का क्या बताता है, क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इंडिकेट अबाउट हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ वन एटम इज हैवियर देन द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास और 1 mu, और इतना, इससे कितना भारी है, या 1 mu से कितना भारी है, या 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 मास से कितना भारी है। ये जस्ट एक नंबर है जो हमें ये इंडिकेट करेगा कि कितना कोई भी चीज भारी है या हल्का है। देखिए बेटा ध्यान से, सो वी कैन से दैट, हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो मास निकला है एटॉमिक मास, इट्स अ रिलेटिव मास। रिलेटिव मास का मतलब होता है कि हम इसको रिलेट करके बात कर रहे हैं किसी से, और किसके रिस्पेक्ट में रिलेट करके बात कर रहे हैं? 1 mu के रिस्पेक्ट में लेकर बात कर रहे हैं। ऑलराइट, समझ में आई बात? ठीक है, तो देखो बेटा 4 तरीके के मास हमको पढ़ने हैं। पहला जो मास आता है दैट इज एवरेज एटॉमिक मास, वी कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। ये 3rd और 4th चैप्टर दोनों में है, इसलिए डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को तो हमने अभी पढ़ लिया बेटा, एक तरह से रिलेट करके बात कर रहे हैं। 3rd आता है आपके पास दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। और 4th आता है आपके पास एक्चुअल मास, एक्चुअल मास, या जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। तो ये 4 तरीके के मास हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, 1 by 1 करके स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, तो एज द नेम इंडिकेट, क्या कर रहे हैं हम इसमें? जैसे कि नाम बता रहा है, रिलेट कर रहे हैं, और किसके साथ रिलेट करेंगे? स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो रिलेटिव एटॉमिक मास इज नथिंग, इट्स अ नंबर, इट्स अ नंबर विच इंडिकेट, जो हमें क्या बताएगा? विच इंडिकेट हाउ मेनी टाइम्स an atom of element is heavier than the mass of 1/12 part of carbon 12, या ऐसे भी बोल सकते हो 1/12 part of carbon 12 mass, और 1 mu। दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये जस्ट एक नंबर है, इसका मतलब इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। जैसे कि बेटा मैं बात करता हूं कि कैल्शियम का एटॉमिक मास हो गया 40 AMU, और मैंने लिखा कैल्शियम 40, तो बेटा ये जो लिखा है ना एटॉमिक मास, दिस AMU, दिस इज कॉल्ड एज एवरेज एटॉमिक मास। इसको मैं एवरेज एटॉमिक मास बोलूंगा। लेकिन ये जो 40 लिखा है ये हो जाएगा इसका रिलेटिव एटॉमिक मास, इसको रैम कहता हूँ। इसको मैं शॉर्ट में एवरेज एटॉमिक मास कह देता हूँ। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं? रैम कह सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको शॉर्ट में कह सकते हैं GAM, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको तो हम एक्चुअल मास, एब्सोल्यूट मास पूरा लिखेंगे। तो आपने दोनों चीज में नोटिस किया एक बार कि जिसके आगे यूनिट लग गया वो क्या है? एवरेज एटॉमिक मास, और जिसके आगे यूनिट नहीं लगा वो क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास। इज इट क्लियर? तो चलो मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूँ सोडियम, सोडियम इक्वल्स टू 23 AMU, और मैंने बोला सोडियम इक्वल्स टू 23, सिर्फ 23, और मैंने बोला सोडियम इक्वल्स टू 23 ग्राम, तो बताओ ये कौन कौन से मास लिखे गए? 23 First average atomic mass. Atomic mass. सेकंड इज And Relative second atomic wala is Relative atomic mass. relative Gram atomic mass. gram atomic mass. The gram atomic mass. Atomic ग्राम mass. एटॉमिक मास में नाम से ही पता चल रहा है कि ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, है ना? अब कोई भी टीचर अगर तुम्हें ये बता देना कि 1 AMU 1 ग्राम के बराबर होता है या नहीं होता, हमने एक बात कही थी कि 1 AMU इज नॉट इक्वल टू 1 ग्राम, तो हाउ 23 sir. ग्राम 23 AMU इक्वल्स टू 23 ग्राम? जिसको ये कंसेप्ट नहीं पता है ना, वो कभी नहीं बता पाएगा तुम्हें कि क्यों होता है। सीधा बोलते हैं कि बेटा हायर क्लासेस में पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको कौन बताऊंगा इसका कि ऐसा क्यों होता है, जबकि हमने एक बात पढ़ी है। देखो इसको देखने से साफ लगता है ना कि एवरेज एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास मतलब 23 AMU इक्वल्स टू 23 ग्राम, इट्स मींस 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम, बट इट इज नॉट
ट्रू। क्यों नहीं है और कैसे है, ये सारी कहानी आपको समझ में आएगी एक्चुअल एटॉमिक मास। नाम में ही समझ में आ रहा है एक्चुअल मतलब एग्जैक्ट, इसको एग्जैक्ट मास भी कह सकते हैं, एग्जैक्ट मास जो कि रियल में होता है, उसको हम अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। अब अगर तुम्हारी मम्मा बोले बेटा जाओ मार्केट में और तुम बोलोगी बोलते हैं 23 AMU शुगर लेके आओ, और तुम जाके शॉपकीपर को बोलते मुझे 23 AMU शुगर चाहिए, चीनी चाहिए, क्या वो दे पाएगा? नहीं। क्यों नहीं दे No, पाएगा? sir. क्योंकि उसको ये टर्म समझ में नहीं आएगी। लेकिन तुम बोलोगे कि मुझे 3 ग्राम चाहिए तो दे देगा तुम्हें, 23 ग्राम चाहिए दे देगा, 23 kg चाहिए तो भी कैलकुलेट करके दे देगा, लेकिन 23 AMU बोलोगे नहीं समझ में आएगा उसको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। अच्छे अच्छे टीचरों को नहीं आता कि 1 AMU इक्वल्स टू 1 ग्राम है या नहीं है। फिर वो एक बात कहता है 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 × 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम। तो फिर एक तरफ ये लिखता है एक तरफ वो लिखता है, क्यों? जो टीचर तुम्हें बता दे इसका मतलब उसको केमिस्ट्री की अच्छी खासी नॉलेज है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं इसका। एनीवेज हम इस सब बातों को डिस्कस करेंगे।